साल था 1943। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में भयानक रूप से फैला हुआ था। भारत, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। रेलवे, जो देश की जीवन रेखा थी, अपनी पूरी क्षमता से भी ज्यादा काम कर रही थी। विशाल उपमहाद्वीप में सैनिकों और संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही थी। बढ़ते हुए कर्मचारियों को रहने की जगह देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जल्दी जल्दी में प्रमुख रेलवे जंक्शनों के पास आवास क्वार्टर बनवाए। ऐसा ही एक डेवलपमेंट कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के बाहरी इलाके में हुआ। रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाए गए साधारण बंगलों का यह समूह उस अशांत समय का प्रतीक था। चारों ओर घने पेड़ पौधे और एक अजीब सी खामोशी से घिरे होने के कारण ये क्वार्टर शहर की चहल पहल से बहुत दूर एक अलग ही दुनिया जैसे लगते थे। ये क्वार्टर केवल काम चलाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इनमें कलात्मक सजावट का अभाव था। खुरदरी ईंटों से बनी दीवारें पहले से ही मौसम की मार झेलती हुई दिख रही थी। कभी चमकदार लाल रंग की टाइलों वाली छतें अब भूरे रंग की हो गई थी। अपने साधारण डिजाइन के बावजूद ये क्वार्टर रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को बहुत जरूरी आश्रय प्रदान करते थे। जीवन चलता रहा, एक तरफ सामान्य दिनचर्या और दूसरी तरफ युद्ध के समय की चिंता का माहौल। हालांकि क्वार्टरों में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी खामोशी जो ऐसे रहस्यों के बारे में बता रही थी जो अभी तक उजागर नहीं हुए थे। युद्ध के बाद के दशकों में रेलवे क्वार्टरों में परिवार आते जाते रहे। जीवन हालांकि सादा था, अपनी गति से चलता रहा, लेकिन 70 के दशक में क्वार्टरों की शांति टूट गई। रमेश चंद्र, एक मेहनती रेलवे सिग्नलमैन, अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक बंगले में रहता था। मानसून की एक रात त्रासदी आ गई। रमेश, जो देर रात की शिफ्ट में काम कर रहा था, घर नहीं लौटा। इस सेक्शन में कोई डायलॉग नहीं है। बेहाल पत्नी ने अधिकारियों को सूचित किया। एक खोज दल का गठन किया गया। उनका सबसे बड़ा डर तब सच हो गया जब रमेश का बेजान शरीर रेलवे ट्रैक के पास मिला। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे, जिनकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं की जा सकी। उसकी मौत के हालात एक रहस्य बने रहे। क्वार्टरों के भीतर किसी भयानक उपस्थिति की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने रमेश की मौत का कारण एक ताकतवर आत्मा को बताया, जो अपने क्षेत्र पर जीवित लोगों के अतिक्रमण से नाराज था। समय बीतने के साथ साथ रेलवे क्वार्टरों में व्याप्त बेचैनी कम नहीं हुई। रमेश चंद्र की दुखद मौत निवासियों के बीच एक भयानक कहानी बनकर रह गई। जिस बंगले में वह रहता था, वह खाली पड़ा रहा। उसका जर्जर बाहरी हिस्सा त्रासदी की याद दिलाता रहा। दशकों बाद 2024 में प्रियंका नाम की एक युवती, उसके पति अमित और उनके 2 बच्चे उसी बंगले में आकर बस गए। इसके अंधेरे इतिहास से अनजान वे उम्मीद और उत्सुकता के साथ अपने नए घर में चले गए। इस जगह में एक पुराना आकर्षण है ना? ये मुझे मेरे बचपन के घर की याद दिलाता है। हाँ, यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और शहर में किराए इतने बाराज गए हैं, ये हमारे लिए एकदम सही जगह लगती है। परिवार बस गया। उनके शुरुआती दिन घर को खोलने और उसे अपना बनाने के सांसारिक कार्यों में बीत गए। उन्हें कम ही पता था कि उन्होंने एक ऐसे दायरे में कदम रखा है जहां जीवित और दिवंगत के बीच की रेखा धुंधली है। एक ऐसी जगह जहां उनके सबसे बुरे सपने जल्द ही सच होने वाले थे। रेलवे क्वार्टरों में पहले कुछ हफ्ते बिना किसी घटना के बीत गए। प्रियंका घर को व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गई, जबकि अमित अपने काम में डूब गया। उनके बच्चे 8 साल की रिया और 6 साल का रोहन बरामदे और बड़े बगीचे से खुश थे, जहां वे अपने मन से खेल सकते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बंगले के माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई, हल्की अस्पष्ट आवाजों के साथ, जिन्हें प्रियंका ने शुरू में अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। देर रात फर्श के तख्तों का चीखना, खिड़कियों के बाहर पत्तों का सरसराहट जब हवा नहीं चल रही होती थी, खुद दीवारों से आती हुई आवाजों की धीमी फुसफुसाहट। क्या तुमने यह सुना? शायद यह घर है ना? ये परेशान करने वाली घटनाएं हमेशा क्षणिक होती थी। जैसे ही वे उठती थी, वैसे ही गायब हो जाती थी। फिर भी उन्होंने प्रियंका को बेचैनी की भावना के साथ छोड़ दिया। एक ऐसा एहसास कि वे अकेले नहीं थे। एक शाम जब परिवार रात के खाने के लिए बैठा था, रिया ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया।
माँ, वह आदमी कौन है जो वहाँ खड़ा है? वहाँ कोई नहीं है प्यारी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। प्रियंका और अमित ने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वहां कोई नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन इस घटना ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। बंगले में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं और ज्यादा बार और तेज होती गईं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, मानो किसी अदृश्य हाथ से चलाए जा रहे हों। वस्तुएं बेतरतीब ढंग से इधर उधर होने लगी, अपने नियत स्थानों से गायब हो जाती थीं और फिर सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर दिखाई देती थीं। एक दोपहर जब मैं रसोई में चाय बना रही थी तो मैंने ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बच्चों को बुरी से बुरी कल्पना करते हुए जांच करने के लिए दौड़ी। उसे राहत मिली कि रिया और रोहन दोनों सुरक्षित थे और अपने कमरे में एक खेल में मग्न थे। हालांकि शोर का स्रोत एक रहस्य बना रहा। दालान के बीच में एक भारी लकड़ी की कुर्सी पलटी हुई पड़ी थी, मानो उसे हिंसक रूप से फेंक दिया गया हो। बच्चों ने डर के मारे पीले चेहरे के साथ जोर देकर कहा कि उन्होंने कुर्सी को नहीं छुआ है। हमने कुर्सी को नहीं छुआ माँ, कसम से। उस रात प्रियंका और अमित को नींद नहीं आई। वे अपने बिस्तर पर जागते रहे, अजीबोगरीब आवाजों की सिम्फनी सुनते रहे जो पूरे घर में गूंज रही थी। छत का चरमराना, खिड़कियों का हिलना, दबी हुई आवाजें जो खुद दीवारों से आती हुई लग रही थी। जो डर उनके जीवन की सतह के नीचे उबल रहा था, वह अब पूरी ताकत से फूट पड़ा। एक भयानक रात प्रियंका अचानक से उठी तो पाया कि बिस्तर हिंसक रूप से हिल रहा है। उसके बगल में अमित गहरी नींद सो रहा था, उन झटकों से बेखबर जो बंगले की नींव को हिला रहे थे। अमित उठो, बिस्तर हिल रहा है। उसकी निगाहें अंधेरे कमरे में इधर उधर भागी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने उसे देखा। एक छायादार फिगुरा, लंबा और दुबला पतला, खिड़की के पास अंधेरे से निकला। उसकी आंखें, दो चमकते अंगारे उस पर ऐसी तेजी से टिकी हुई थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन दौड़ गई। हे भगवान, वहाँ क्या है? प्रियंका की सांस उसके गले में फंस गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ये कामना करते हुए कि भयानक प्रेत गायब हो जाए। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की तो फिगुरा जा चुका था। वह वहीं डरी हुई पड़ी रही जब तक कि भोर की पहली किरणें पर्दों की दरारों से नहीं निकली। मैं अब और ऐसा नहीं कर सकती। उस रात की घटनाओं ने प्रियंका को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वह अब अजीबोगरीब घटनाओं को अपनी कल्पना का फल नहीं मान सकती थी। दिन के उजाले से थोड़ी राहत मिली। भैया टेरिफाइंग मुठभेड़ ने प्रियंका को बहुत परेशान कर दिया था और उसने बंगले के अतीत के बारे में सच्चाई का पता लगाने का संकल्प लिया। उसने अपने बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती गुप्ता से संपर्क किया, जो एक दयालु महिला थी और कई दशकों से रेलवे क्वार्टरों में रह रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम एक दुखद रहस्य पर ठोकर मार चुकी हो जो सालों से इन क्वार्टरों को सता रहा है। रमेश चंद्र, उनकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। कहते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई पटरियों पर एक भयानक दुर्घटना, लेकिन कुछ का मानना है कि उन्हें उनकी मौत के लिए मजबूर किया गया था। इन दीवारों के भीतर छिपी किसी भयानक चीज ने उन्हें प्रताड़ित किया था। श्रीमती गुप्ता के शब्दों को सुनकर प्रियंका का खून ठंडा हो गया। वह एक ऐसे अंधेरे पर ठोकर मार चुकी थी जो उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक गहरा था। श्रीमती गुप्ता, उनकी आवाज डर और श्रद्धा के मिश्रण से भरी हुई थी। उन्होंने रेलवे क्वार्टरों से जुड़ी स्थानीय कहानियों को सुनाया। एक दुष्ट शक्ति अतीत के किसी अन्याय का बदला लेने के लिए पटरियों पर भटकती एक बेचैन आत्मा के बारे में कहानियां कही जाती थी। कुछ ने इसे एक पूर्व रेलवे कर्मचारी की आत्मा के रूप में माना, जिसकी पटरियों पर एक भीषण मौत हुई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी मृत्यु के स्थान से बंध गई थी। दूसरों ने एक ताकतवर देवता के बारे में बताया जो पवित्र भूमि पर रेलवे लाइन के अतिक्रमण से नाराज था। कहानियां हालांकि विस्तार से अलग अलग थीं, सभी एक भयानक उपस्थिति की ओर इशारा करती थीं जिसने क्वार्टरों पर एक काला साया डाला था। प्रियंका ने ध्यान से सुना। उसका दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि वह जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह अनजाने में अपने परिवार को एक ऐसी जगह ले आई थी जहां दुख और त्रासदी का साया था। उसकी स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही उसके ऊपर एक सन्नाटा छा गया। वे केवल अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव नहीं कर रहे थे, वे मानवीय समझ से परे ताकतों से संघर्ष कर रहे थे। उनकी स्थिति का भार
प्रियंका और अमित पर भारी पड़ रहा था। वे एक ऐसे दायरे में ठोकर मार चुके थे जहां तर्क और कारण का कोई प्रभाव नहीं था, जहां जीवित और दिवंगत के बीच का पर्दा पतला था और आसानी से फट सकता था। डर एक निरंतर साथी बन गया, उनके जीवन के हर पहलू में व्याप्त हो गया। मैंने खुद को लगातार अपने कंधे पर देखते हुए पाया। मेरी इंद्रियां अलौकिकता के किसी भी संकेत के लिए सतर्क थीं। मेरे बच्चों की हंसी, जो कभी खुशी का स्रोत थी, अब मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी भेजती है, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह हमारे घर की दीवारों से निकलने वाली फुसफुसाहट और कराह को प्रतिबिंबित करता है। नींद कोई राहत नहीं देती थी, क्योंकि यह उन कमजोर घंटों के दौरान था जब अलौकिक इकाई सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगती थी। बुरे सपने उनकी नींद में खलल डालते थे, ज्वलंत और भयानक दृश्य जो उन्हें हाँफते हुए और ठंडे पसीने से तरबतर छोड़ देते थे। बंगला, जो कभी एक अभयारण्य था, एक जेल में तब्दील हो गया था, कारावास का एक ऐसा स्थान जहां वे एक अदृश्य इकाई के साथ फंस गए थे जो उनके आतंक में प्रसन्न होती हुई प्रतीत होती थी। पुराने घर की कभी कभी सुखदायक आवाजें, सीढ़ियों का चरमराना, खिड़कियों के बाहर पत्तों का सरसराहट, दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक अब हमें डर से भर देती थी, क्योंकि वे डर के अग्रदूत बन गए थे, इकाई की उपस्थिति के संकेत। भूतिया बादस्तूर जारी रही। हर भयानक घटना इस भयावह वास्तविकता को पुष्ट करती है कि वे अकेले नहीं थे। धार्मिक नेताओं से सलाह लेने से लेकर अपसामान्य जांचकर्ताओं से सलाह लेने तक एक समाधान खोजने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इकाई रही। हर गुजरते दिन के साथ उनके जीवन पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई। रेलवे क्वार्टर, जो कभी आशा और प्रगति का प्रतीक था, अब उन रहस्यों की एक से स्टाक का याद दिलाता है जो मानवीय समझ के दायरे से परे है। रमेश चंद्र की दुखद कहानी अलौकिकता की स्थायी शक्ति के बारे में एक भयावह प्रमाण के रूप में कार्य करती है। एक ऐसी याद दिलाता है कि कुछ रहस्य छिपे रहने के लिए किस्मत में हैं, हमेशा रहस्य और भय में डूबे रहते हैं। प्रियंका और उसका परिवार अज्ञात से जूझता हुआ रह गया। अलौकिक के साथ उनकी मुठभेड़ ने उनके जीवन को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। कोलकाता रेलवे क्वार्टरों में हुई भूतिया एक पहेली बनी रही। स्थानीय लोगों के बीच एक भयावह कहानी फुसफुसाती रही। एक स्टार्क का अनुस्मारक कि कुछ स्थान हमेशा के लिए त्रासदी से चिन्हित होते हैं, उनकी नींद भय और निराशा के अवशेषों से सराबोर होती